प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल ईयर का 8th बी पेपर अपराध शास्त्र के अंतर्गत संगठित अपराध की चर्चा करेंगे। आज हम पार्ट 2 में संगठित अपराध के अंतर्गत संगठित गिरोह के व्यवहार संबंधी नियमों की चर्चा करेंगे। विविध अपराधी संगठनों से एकत्रित सूचनाओं के आधार पर क्रेसे ने बताया है कि संगठित गिरोह के सदस्य, दस्यु एवं अभिषद आमतौर पर निम्नलिखित निर्देशों पर कार्य करते हैं। नंबर 1, गिरोह में एकता कायम रखने के लिए संगठन के सदस्यों के प्रति निष्ठा रखो। नंबर 2, एक दूसरे के हितों के बीच हस्तक्षेप ना करो। नंबर 3, भेद देने वाले ना बनो। नेक्स्ट, विवेक से काम लो। सौंपा गया कार्य शांति, सुरक्षा और लाभकारी तरीके से करो। आंख कान खुले तथा मुंह बंद रखो। सम्मानीय व्यक्ति बनो तथा स्त्रियों और बड़ों का सम्मान करो। यदि विजय प्राप्त न कर सको तो झगड़े में न फंसो। स्थायी प्रतिरक्षण या उत्तर जीवन संबंधी युक्तियां। वे क्या तत्व हैं जो संगठित अपराध के अस्तित्व को बनाए रखते हैं? इस संदर्भ में 5 कारक महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। संरचनात्मक संगठन और भूमिका निष्पादन, सार्वजनिक सहिष्णुता, आचार संहिता, अपराध कानून की प्रकृति तथा प्रतिरक्षण उपाय। यह कहा जा सकता है कि संगठित अपराध समूहों द्वारा स्थायी प्रतिरक्षण निम्न युक्तियों से प्राप्त कर लिया जाता है। नंबर 1, संगठित अपराध समूह के नेता लोग आम तौर पर न तो पकड़े जाते हैं और न उन पर अभियोग चल पाता है, क्योंकि वे संचालन परिदृश्य के पीछे रहते हैं। नंबर 2, श्रेणीबद्धता में निम्न स्तर के व्यक्ति यदि पकड़े जाते हैं तो उनके मुखिया द्वारा उठाए गए कदमों से उनका छुटकारा आसान होता है। इस प्रकार से रिहाई व मुकदमों से बचना विबंधन व्यवस्था फिक्स द्वारा सुनिश्चित हो जाता है। आपराधिक क्रियाओं में सीधे सम्मिलित न होने वाले व्यक्ति जैसे न्यायाधीश, पुलिसकर्मी, राजनीतिज्ञ, डॉक्टर, व्यापारी अनेक कारणों से संगठित अपराधियों के संरक्षण में योगदान करते हैं। नंबर 3, संरक्षण राजनीतिक दलों विशेषकर चुनाव लड़ने वालों को योगदान देकर तथा विरोधी दलों के सदस्यों की खरीद फरोख्त करके राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके हासिल किया जाता है। अनेक चुने हुए राजनीतिक संगठित अपराधियों के सहयोग से ही जीत कर आते हैं। नंबर 4, कानून क्रियान्वयन करने वाले अधिकारियों को नियमित रूप से उनका हिस्सा देकर भी संरक्षण मिलता है। नंबर 5, संगठित अपराधियों का कुछ प्रतिरक्षण जन सहिष्णुता का भी परिणाम होता है, क्योंकि ये जनता को भी अवैध तथा वांछित सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जैसे शराब, नशीले पदार्थ, कॉल गर्ल्स आदि। नंबर 6, कई बार कानूनों की कार्यप्रणाली भी प्रतिरक्षण स्वयं प्रदान करती है। कुछ कानूनों में इतनी खामियां होती है कि वकील कानूनी कार्यवाही के द्वारा अपने अपराधियों को बचाने में सफल हो जाते हैं। प्रभावकारी विधान की कमी तथा क्रियान्वयन की कमजोरी अधिकारियों द्वारा संगठित अपराध को सहन करने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। नंबर 7, संगठित अपराध वैध व्यापार की आड़ में किए जाने से भी कानून की दृष्टि से बच जाता है। कभी कभी संगठित अपराध और वैध व्यापार आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। जॉर्ज वोल्ट ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि अपराध जगत और व्यापार जगत की पारस्परिक निर्भरता दोनों व्यवस्थाओं को बनाए रखती है। सामाजिक प्रतिक्रिया। समाज यदि प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से अनेक प्रकार के संगठित अपराध का समर्थन करता है या सहन करता है। यह प्रतिकारिता आधार पर कहा जा चुका है कि संगठित अपराध समाज की विशेष संरचना का परिणाम है। संगठित अपराध भी कुशल संगठन और दक्ष कर्मचारियों के माध्यम से कम खर्चे से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। लिंड स्मिथ ने जोर देकर कहा है कि जनहित के कार्यों के प्रति उदासीनता, कानून के प्रति साधारण जन का अविश्वास,
लाभ से प्रेरित अर्थव्यवस्था और संदिग्ध राजनीतिक प्रथाएं संगठित अपराध के लिए उपजाऊ पृष्ठभूमि पैदा करते हैं। समाज में लोग भी इसको इसलिए सहन करते हैं क्योंकि उनकी अनेक आवश्यकताएं इससे पूर्ण होती है। रॉबर्ट वोजिल ने कानून और कानूनहीनता के सह अस्तित्व को इस प्रकार बताया है। आज अधिकतर लोग सैद्धांतिक रूप से उन मूल्यों को स्वीकार करते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं जिनको वे प्रिय मानते हैं, तथा साथ ही उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए छोटा रास्ता भी सुरक्षित रखना चाहते हैं जो सदैव इन मूल्यों के अनुरूप नहीं भी होती हैं। परिणामस्वरूप कानून और कानूनहीनता की स्थिति साथ साथ रहती है और इस प्रकार सदाचारी व नैतिकतावादी तथा अपराधी गिरोह के गैंगस्टर एक दूसरे के पूरक होते हैं। उपरोक्त स्थिति और साथ साथ कानूनी सेवाओं को सहन करने की स्थिति संगठित अपराध के नियंत्रण और निरोध में गंभीर रुकावटें पैदा करती हैं। जनता यदाकदा कार्रवाई की मांग करती है जब इन अपराधों के कारण जैसे शक्कर घोटाला, चारा घोटाला, समय समय पर संवेदनशील घोटालों के पता लगने से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होता है। जनता के निरंतर दबाव के बिना कानून लागू करने वाले अफसरों तथा राजनेताओं को संगठित अपराध से लड़ने का थोड़ा भी प्रोत्साहन नहीं होता। जब तक देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार रहेगा, संगठित अपराध के विरुद्ध अभियान निरर्थक ही रहेगा। वह कुचक्र लगातार चलता रहेगा। भ्रष्ट राजनीतिज्ञ तब तक काम नहीं करेंगे जब तक जनता मांग नहीं करेगी। जनता कार्रवाई करने के लिए तब तक जोर नहीं डालेगी जब तक संगठित अपराध द्वारा प्रदत्त आवश्यक सेवाएं उसे मिलती रहेंगी और पुलिस निरोधक कार्य को गंभीरतापूर्वक तब तक नहीं लेगी जब तक कि उन्हें उनका देय भाग मिलता रहेगा। भारत में संगठित अपराध। स्वाधीनता के बाद भारत में संगठित अपराध में विशाल भौगोलिक क्षेत्र में बड़ी मात्रा में आपराधिक क्रियाओं में विस्तार हुआ है। संगठित अपराध के आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व अपराध अभिषद द्वारा किया जाता है। संगठित अपराध इस बिंदु तक विस्तृत हो गया है कि पुलिसकर्मी, राजनेता, विधि अधिकारी आदि भी गिरोहों और अभिषदों से संबद्ध हो गए हैं। अनेक गिरोह नेताओं ने विधानसभाओं, लोकसभा, म्युनिसिपल निगमों और ग्राम पंचायतों के चुनाव लड़े और इस प्रकार राजनीतिक दर्जा प्राप्त किया है, जिसने उनके सामाजिक संपर्कों में विस्तार किया है और अपराध करने के बाद अपराधियों को पकड़े जाने से बचाने में अपने प्रभाव का प्रयोग करने योग्य बनाया है। ये गिरोह और अभिषदे आज न केवल आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं बल्कि हस्तक्षेप से प्रतिरक्षण प्राप्त कर रहे हैं और एक बड़े क्षेत्र में एकाधिकार नियंत्रण बनाए रखते हैं। भारत में अवैध लाभ प्रदान करने वाले 5 उद्यम इस प्रकार हैं। नंबर लगाने का व्यापार जैसे मटका, मादक अवैध पणन, जायदाद संबंधी दस्युता, मोटर वाहन चोरी और आतंकी और विद्रोहियों को अवैध शस्त्रों की पूर्ति करना। निम्न स्तर पर 2 प्रमुख अपराधी उद्यम हैं, रुपया ऐंठने के लिए अपहरण और वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की पूर्ति। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1, नंबर लगाने का व्यापार। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि सामान्यतः अवैध जुआ और विशेष रूप पर मटका व्यापार, नंबर रैकेट, राज्य लॉटरी प्रणाली के कारण कम हो गया, लेकिन सरलता से धन कमाने के साधन के रूप में मटका क्रियाकलाप बड़े नगरों में अभी भी जारी है। नंबर लगाना मुख्यतः नगरीय निर्धनों की विशेषता है। एक अनुमान यह है कि दैनिक वेतनभोगी और निम्न आय वाले जैसे रिक्शा वाले, सफाई कर्मचारी, मिट्टी का तेल बेचने वाले, ऑटो रिक्शा चालक, मिस्त्री, निर्माण कार्यों में लगे कार्मिक मजदूर और घरेलू नौकर की 1/4 से अधिक संख्या औसत रूप से 20 रुपया प्रति सप्ताह नंबरों पर बाजी लगाती है। नंबर लगाने की धारणा और कार्यप्रणाली सरल होती है। जुआरी 1 या 2 अंक वाली संख्या चुनता है और नंबर की बाजी लगाता है ताकि उसका नंबर विजयी नंबर के अनुरूप होगा जो कि पूर्व निश्चित प्रक्रिया के अनुसार चुना जाता है। बाजी लगाए हुए धन का 5 से 20 गुना औसत बढ़कर वापस मिल जाता है। पहले यह नंबर लगाने का कार्य व्यक्तियों द्वारा निजी तौर पर किया जाता था, लेकिन अब यह व्यापार संगठनों के हाथ में आ गया है, क्योंकि संगठन ही राजनीतिज्ञ और गिरोहों को नंबर लगाने के व्यापार को समाप्त करने से रोकने में तथा बाजी लगाने वाले संचालकों को आवश्यकता होने पर तितर बितर करने और धन और बल का प्रबंध कर सकते हैं।
दूसरे, जब बैंक कठिनाई में आ जाते हैं तब केवल बड़े संगठन ही अदायगी कर सकते हैं। इस व्यापार का संगठन सरल है। बाजी लगाने वाले एजेंटों द्वारा किसी दुकान, कार्यालय, भवन, फैक्ट्री या गली के किसी कोने में इकट्ठे कर लिए जाते हैं। एजेंट स्थानीय आधार पर रुपया इकट्ठे करने वालों को, जो अपने पड़ोसी के प्रभारी होते हैं, धन और बाजी लगाने वाले टिकट दे देते हैं। ये प्रभारी नियंत्रक अथवा मालिक का धन जमा कर देते हैं। भुगतान के समय धन उल्टे रास्ते से दिया जाता है। एजेंट व धन एकत्रकर्ता एकत्रित धन पर कमीशन प्राप्त करते हैं। अनेक राज्यों ने मटका व्यापार बंद कर दिया है, लेकिन इसका संचालन अभी भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। नंबर 2, मादक अवैध पणन, ड्रग ट्रैफिकिंग। इसमें मादक पदार्थों का एक देश से दूसरे देश में तथा एक शहर से दूसरे शहर में जाना रहता है और एडिक्ट्स को वितरित करना सम्मिलित है। संगठन संपर्क और बड़ी धनराशि की आवश्यकता इन उद्यमों को व्यक्ति और छोटे संगठनों की पहुंच से बाहर ही रखती है। लाखों की संख्या में लोग हेरोइन, कोकीन, अफीम आदि मादक पदार्थों के सेवन के अभ्यस्त हो गए हैं। ये नशेड़ी दलालों से आपूर्ति प्राप्त करते हैं, जो संगठित समूहों और इन अपराधों में लगे लोगों से माल की आपूर्ति प्राप्त करते हैं। ये सर्वविदित तथ्य है कि इस व्यापार में लगे हुए गिरोहों को पुलिस जानती है, लेकिन क्योंकि ये नियमित रूप से धनराशि प्राप्त करते रहते हैं, इसलिए कोई पकड़ा नहीं जाता। नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति नशेड़ी नहीं बन जाता, लेकिन जो लोग नशेड़ी हो जाते हैं वे बहुधा हिंसक और अपराधी हो जाते हैं। मुख्य बात यह है कि इनमें से कई युवा और किशोर अवस्था के होते हैं। नंबर 3, भू संपत्ति रैकेटियरिंग। कुछ गिरोह भू संपत्ति मालिकों से मोटी रकम वसूल करके उनसे मकान या दुकानें किराएदारों से खाली करवाने के कार्यों में लगे रहते हैं। इन गिरोहों को पुलिस का समर्थन प्राप्त होता है, जिन्हें अर्जित धन में से हिस्सा प्राप्त होता रहता है। नंबर 4, वाहन चोरी। संगठित अपराधी उद्यम में लगे अच्छी संख्या में लोग एक प्रकार की चोरी में लगे हैं जिसमें लाभ अधिक और जोखिम कम है, जैसे कारों, मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की चोरी। बड़े शहरों में अधिकतर मकानों में वाहन खड़ा करने की सुविधा नहीं होती, जिसके कारण उन मकानों में रहने वाले लोग अपने वाहन मकान के बाहर खड़ा करने के लिए बाध्य होते हैं। कारों की चोरी में लगे लोग इतने कुशल हो जाते हैं कि उन्हें इन वाहनों के ताले खोलने की दक्षता प्राप्त कर ली है और वे आसानी से वाहन को चलाकर ले जाते हैं। विभिन्न शहरों में चोरी किए गए वाहन के रंग, पुर्जे, नंबर पट आदि बदल कर बेचने के लिए कुशल संगठनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए धन बल, बाहुबल और संपर्क बल की भी आवश्यकता होती है। इससे इस प्रकार के कृत्यों में बड़े अपराधी संगठनों का लिप्त होना स्वयं स्पष्ट होता है। नंबर 5, अवैध शस्त्रों की पूर्ति। उत्तर पूर्वी राज्यों कश्मीर, पंजाब, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु आदि प्रदेश ऐसे हैं जहां विद्रोही, आतंकवादी, नक्सलवादी आंदोलनकर्ता अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को डराने के लिए तथा पुलिस और सेना से लड़ाई में लगे रहते हैं। उन्हें आवश्यक शस्त्र संगठित अपराधी समूह से प्राप्त होते हैं, जो पड़ोसी देशों में सस्ते दामों में खरीद लेते हैं। इन सभी अपराधों को एक साथ देखने पर यह कहा जा सकता है जो दशाएं इन संगठित अपराधों का पोषण करती है उनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित सम्मिलित हैं। राजनीति का व्यक्तिगत लाभ के साधन के रूप में उदय, सरल मार्ग से धन उपार्जन, विस्तृत बेरोजगारी जो युवकों में कुंठाई पैदा करती है, नौकरी तलाशने व प्राप्त करने में भ्रष्टाचार, व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित करते परिवर्तित सांस्कृतिक मूल्य, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए अधिकाधिक भौतिक संसाधन जुटाने का विचार और विबंधन व्यवस्था को सहन करना। मुंबई में अनेक गिरोह संगठित अपराध में लगे हैं। इनमें से 4 प्रमुख हैं: दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली और अमर मलिक के गिरोह। संगठित अपराध तब तक जारी रहेगा जब तक कानून बनाने वाले ऐसे कानून नहीं बनाएंगे जिससे अधिक संख्या में लोगों द्वारा मांगे जाने वाले उत्पाद, सेवाएं और क्रियाकलाप अवैध घोषित न कर दिए जा सकेंगे। संगठित अपराध गिरोह अवैध माल व सेवाएं मांग कर संगठित अपराध के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। जनता के आचरण में, अभिरुचियों में और समझने में परिवर्तन लाना सरल नहीं है। जन अधिकारी जिन पर हम रक्षा तथा दिशा निर्देशों के लिए निर्भर रहते हैं, स्वयं बेबसी दर्शाते हैं। राजनीतिक विश्वास करते हैं कि संगठित अपराध का अत्यधिक पर्दाफाश करने से उनकी भावी स्थिति प्रभावित होगी। इस प्रकार की असंख्य आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व वैधानिक दशाओं के रहते कम से कम निकट भविष्य में तो संगठित अपराध बना ही रहेगा। धन्यवाद।